नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ओमकार जी, राहुल गांधी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जितने तथ्य रख रहे हैं, उनकी पोल पट्टी उसी वक्त खुल जाती, यानी कि झूठ के पांव नहीं होते। लेकिन अब वो एक नया जुमला दे रहे हैं कि बिहार में हर तरफ आग लगी हुई है, पूरे देश में आग लग जाएगी। 4-4 साल की उम्र के बच्चे कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और हमारा गोल्डन पीरियड आ रहा है, हमारा सबसे अच्छा समय है सर। तो ये सबसे अच्छा समय जो है, इसको कैसे देखा जाए? क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने का काम शुरू कर दिया है, भारत के लिए दिक्कतें क्रिएट की जा रही है वहां से, और राहुल गांधी को उसी में अपना गोल्डन समय दिख रहा है? नहीं, राहुल गांधी जो कहते हैं उसको समझने की जरूरत है अंजू जी। 3-4 बातें उन्होंने कही है। एक तो ये है कि भाई हमारा ये गोल्डन पीरियड यानी राहुल गांधी का गोल्डन पीरियड है। उनको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं है और इससे आगे की दूर दूर तक उनको कोई संभावना है नहीं। ना उनके परिवार वालों को है, ना विपक्षी दलों को है। अगर होती तो जिस तरीके से ये अमित शाह 3 कानून लेकर के आए हैं लोकसभा में और इनका विरोध ना किया जाता, हल्ला ना काटा जाता, कागज के गोले उनके ऊपर ना फेंके जाते, उसको फाड़ा ना जाता, क्योंकि इनको लगता है कि परमानेंटली अब बीजेपी को ही राज करना है। और जो ये कानून लाया गया है इसमें तो विपक्षी दलों के ही सिर और गर्दन फंसनी है। हम ही लोगों को तो जेल जाना है। तो अगर हम में से कोई किसी मुख्यमंत्री पद पर या किसी लाभ के दूसरे पद पर रहेगा तो 1 महीने में उसको हटना पड़ेगा। यही उनका डर है, और क्या डर हो सकता है। वरना यही राहुल गांधी थे सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह सरकार लालू यादव को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी, तो इन्होंने ही कहा था ना कि इसको फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तो तब तो बड़े आदर्शवादी बनते थे। तब तो ये कह रहे थे कि जो अपराधी हैं उनको नहीं बचाया जाना चाहिए। आज एकदम यू टर्न लेकर के दूसरी ही बातें कर रहे हैं। सासाराम में उन्हीं लालू यादव को अपने सीने से लगाते हैं आगे बढ़ करके। और जितने भी इंडिया अलायंस के ये गठबंधन दल हैं, इनमें मोस्टली, कुछ को छोड़ दें तो मोस्टली जो हैं वो दागी हैं, या उन पर मुकदमे चल रहे हैं, या उनके संगी साथी जो हैं वो ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जेल भेजे गए हैं। तो इन लोगों को एक तो ये डर है। दूसरी बात जो आपने कही, इन्होंने कहा कि साहब बिहार में आग लगी हुई है और वोट चोरी की बात। तो भाई जिस तरफ से राहुल गांधी निकल जाते हैं उस तरफ इनको लगता है कि चारों तरफ जो है इन्होंने आग लगा दी है। आग लगा दी मतलब एकदम सब कुछ बदल करके रख दिया है और भर भर करके वोट मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उनके कहने का आशय यही होगा जो हम और आप मतलब तुच्छ बुद्धि के लोग समझ पाते हैं। वरना उच्च कोटि के उन्हीं की तरह से सोचने वाले हो सकता है कुछ और समझ ले कि भाई आग लगने का मतलब ये है कि धू धू करके सारा बिहार जल रहा है। तो ऐसा तो हम सोच नहीं सकते, हम तो सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं। तो वो उनका मतलब ये होगा कि जहां जहां से हमारी यात्राएं निकल रही हैं वहां पब्लिक उमड़ उमड़ करके पड़ रही है, और ये सब जो है एक ऐसा तहस नहस कर देंगे भारतीय जनता पार्टी, जदयू का और उनके गठबंधन सहयोगियों का, और उनकी सरकार वहां बनने जा रही है। अच्छा, बच्चे अगर वोट चोरी का नारा बुलंद कर रहे हैं इनके कहने पर, तो वो तो वैसे ही होंगे जैसे वो 7 लोगों के साथ अपने घर बुला करके चाय पी थी इन्होंने। उन 7 में से भी बताते हैं कि 5 के तो वोटर लिस्ट में नाम थे। जो जो ये कह रहे थे ना कि जिंदगी में मृत बहुत एडवेंचर्स हुए हैं, बस यही कमी रह गई थी कि भूतों के साथ मैंने कभी चाय नहीं पी थी। आज चुनाव आयोग की कृपा से मैं भूतों के साथ चाय पी रहा हूँ, यानी जिनको मृत घोषित कर दिया गया उनमें से 5 तो जिंदा ही थे। उनके तो वो वोटर लिस्ट में नाम थे।
इसी तरीके से जो ड्रामा बिहार में किया इन्होंने, बैठा करके कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे कहलवाया कि जी हमारे और हमारे घर वालों के, मेरे पति के, सबके नाम कट गए। बाद में जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि आपके तो नाम हैं वोटर लिस्ट में, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे पास तो राजद के, कांग्रेस के कुछ नेता आए थे, उन्होंने कहा कि आपके परिवार के सब लोगों के नाम कटे हुए हैं, पिछली बार आपके वोट थे, और राहुल गांधी और तेजस्वी आए हुए हैं, उनको बताओ, वो चढ़वा देंगे। तो हम तो चले गए, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमने तो देखी नहीं थी सूची, उन्होंने देखी होगी, उन्होंने बताया हमारे नाम नहीं है, तो हम चले गए। बाद में उनके नाम वहां जस के तस मिले। तो ये जो कुछ ड्रामा चल रहा है, अब मुझे ये बताइए, मैं आपके दर्शकों के सामने भी कुछ चीजें रखता हूँ। 2015 यानी 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2015 में ये लेकर के आए असहिष्णुता, और अवार्ड वापसी गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। बॉलीवुड से लेकर के और तथाकथित साहित्यकार और कलाकार और पता नहीं कौन कौन, उन सब ने अवार्ड वापसी शुरू की। यानी साल भर के भीतर ही असहिष्णुता दिखाई देने लगी थी इनको, नरेंद्र मोदी के आते ही। 2016 में एक बहुत बड़ा फैसला किया था नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने, विमुद्रीकरण का, डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद ये लाइन में लगे हुए दिखाई दिए थे राहुल गांधी के, मैं 4,000 रुपये बैंक से निकालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 2000। और हाँ, 2000। तो इन्होंने इन्होंने ड्रामा किस चीज पर नहीं किया है। फिर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने लगे ये लोग। 2018 में इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले राफेल डील को लेकर के, चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 रुपया डालने के लिए मोदी ने ये सब किया है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर 2019 के शुरू में, फरवरी में पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस पर भी सवाल खड़े किए गए। यहाँ तक कहा गया कि जिस समय ये हमला हुआ उस समय ये तो एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, एक अभ्यारण्य में एक विदेशी के साथ में डॉक्यूमेंट्री में शूट कर रहे थे। अब क्या नरेंद्र मोदी को पता था कि जिस समय उनकी उस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग प्रस्तावित है उसी समय आतंकवादी हमला कर देंगे? तो ये बेहूदी बातें। फिर 2020 में इन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो हिंदुओं ने कराए, कपिल मिश्रा से लेकर के तमाम लोगों ने, यानी मुसलमानों को बचाव किया वहां इन लोगों ने। 2021 में कौन नहीं जानता है वो 13 महीने का आंदोलन करवाया जब यहाँ तथाकथित किसानों को ला करके बैठाया गया। और 2022 में जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में चुनाव थे, और लास्ट में फिर आपके प्रदेश हिमाचल में और उधर गुजरात में चुनाव थे, तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा इन लोगों को। 2023 में इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं हैं, क्योंकि उसी साल आपके राजस्थान में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, और 2024 तो आपको याद ही है, संविधान खतरे में आ गया था। इन्होंने कहा था कि ये संविधान बदल देंगे क्योंकि 400 सीट मांग रहे हैं और आपका आरक्षण छीन लेंगे। और 2025 जब हम बात कर रहे हैं तो डेड इकोनॉमी, वोट चोरी, मैच फिक्सिंग, चुनाव आयोग पर हमले और बहुत सारी चीजों के तो मैंने नाम नहीं लिए अंजू जी, बातचीत लंबी हो जाएगी, लेकिन ले लेता हूं। मणिपुर, किस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया। 70 दिन तक एक वीडियो दबाए रहे, और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आया वो वीडियो सामने लेकर के आए और पूरा सेशन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इन लोगों ने तो ये भी कहा था कि कोविड काल में एसबीआई और एलआईसी का भट्टा बैठा दिया मोदी सरकार ने, जबकि वो प्रॉफिट की साबित हुई। एचएएल पर भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, वो भी प्रॉफिट की साबित हुई। इसके अलावा पेगासस, मेरे फोन में, युवाओं के फोन में पेगासस डाल करके मोदी सरकार हमारी कॉल सुनती है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इन्होंने आधार का विरोध किया, आधार लिंक करने का, इन्होंने सीएए का विरोध किया,
एनआईए कानून में संशोधन का विरोध किया, 370 हटाने का विरोध किया, 35 से हटाने का विरोध किया, 3 तलाक विरोधी कानून आया उसका विरोध किया, इन्होंने वक्फ कानून जो संशोधन किया जा रहा था उसका विरोध किया। ऐसा कौन सा स्टेप है मोदी सरकार का जिसका इन लोगों ने विरोध नहीं किया, हल्ला नहीं मचाया, और इनके साथ पूरा लुटियन मीडिया और इकोसिस्टम और देशी विदेशी ताकतें खड़ी नहीं हुई या इन लोगों को फंडिंग नहीं की गई। तो एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश को, केवल मोदी सरकार को नहीं, इस देश को डिस्टेबलाइज करने की, और इसमें ये लगातार लगे हुए हैं। सर, अब तो सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आपको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, क्योंकि इन्होंने आज भी कहा है कि वोट चोरी की सरकार है मोदी सरकार, ये सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकती। सर, यही लोग थे जो पिछले साल 99 सीटें मिलने पर विक्ट्री का साइन बना रहे थे, उस वक्त इनको वोट चोरी का ख्याल नहीं आया। अब अगर मोदी सरकार वोट चोरी की सरकार है सर, तो फिर तो आपको सबसे पहले अपनी सांसदी छोड़नी चाहिए कि भाई मैं भी वोट चोरी से बना हुआ हूं, तभी तो मोदी सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए। कि बार बार जो एक झूठ बोलते हैं सर, उसका कुछ ना कुछ असर तो कुछ ना कुछ लोगों पर हो जाता है ना, कि नहीं? देखिए, ये उसी ओर बढ़ रहे हैं जिस तरफ आप कह रही हैं कि ये चुनाव लड़ना क्यों नहीं छोड़ देते। वैसे इनको शुरुआत बिहार से करनी चाहिए थी, चूक रहे हैं। बिहार में तो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो कम से कम 2029 में ही कर ले ये काम। ये चाहते यही हैं कि हम एक बार बायकॉट करें पूरे चुनाव का और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। शेख हसीना सरकार का जब तख्ता पलटा गया था 5 अगस्त को, तो उससे पहले जो जनवरी में चुनाव हुए थे, तो बीएनपी ने उसका बायकॉट किया था। जमात के इशारे पर दूसरे लोगों ने भी, दूसरी पार्टियों, छोटी मोटी पार्टियों ने भी किया था। और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ये कहलवाया गया कि भाई ये तो, इसको तो मान्यता नहीं दी जा सकती, इस सरकार को तो ये फेयर तरीके से नहीं चुनी गई क्योंकि विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो जो डीप स्टेट बैठा हुआ है, जो जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है, जो दूसरी ताकतें बैठी हुई हैं, वो चाहती यही हैं, जो कभी कभी इनके मुंह से निकल जाता है। तेजस्वी तो बोल रहा था, हाँ हाँ, तेजस्वी बोल रहा तेजस्वी था ने ना कि कहा, हमें बहिष्कार तेजस्वी ने करना चाहिए, कहा। लेकिन ये बात दबा हाँ, ली गई। नहीं, इनके मन में तो है, लेकिन इनको डर है कि ये पूरी तरीके से इरिलीवेंट ना हो जाए और उसके बाद भारत की जनता को पता ना लग जाए। एक्चुअल में क्या है कि इनको इस बात का बहुत शिद्दत के साथ अनुभव है, एहसास है कि जो इस समय सत्ता में हैं उसमें एक से एक जहाज बैठा हुआ है, और एक से एक जहाज की बात जब मैं करता हूं तो बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। ये किसी भी मुद्दे को लेकर के जब हल्ला काटते हैं या उसको इशू बनाने की कोशिश करते हैं मीडिया में, देश के भीतर भी देश के बाहर भी, तो मोदी जी सदन में हैं या नहीं हैं, मोदी जी देश में हैं या विदेश यात्रा पर हैं, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी सॉलिड टीम इस समय उनके साथ है। गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो हर मुश्किल टास्क को चुटकियों में पार करा लेते हैं। इसी तरीके से आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लीजिए, उन्होंने ये साबित किया है कि वो बहुत ही कहना चाहिए सुलझे हुए रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री को ले लीजिए, आप उनके भाषण सुन लीजिए, न केवल वित्त मंत्रालय से रिलेटेड बल्कि दूसरे विषयों पर भी बहुत तैयारी के साथ आती हैं। जबकि जब वो, मतलब अरुण जेटली के बाद जब वो उनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनको क्या अनुभव है, लेकिन एक बहुत ही श्रेष्ठ वित्त मंत्री साबित हुई हैं और अच्छी मंत्री साबित हुई हैं। विदेश मंत्रालय को ले लीजिए, एस जयशंकर साहब, जिनका लोहा दुनिया मानती है, और जितने वो सुलझे हुए हैं उतने ही आक्रामक भी हैं, मतलब किसी को बख्शते ही नहीं है। वो देखते ही नहीं है कि यूरोपियन संघ है, अमेरिका है या चीन है, क्या है, तो वो सबको जो है उनका दमन करना जानते हैं, उनको जवाब देना जानते हैं।
तो ये जानते हैं, सारा विपक्ष जानता है, राहुल गांधी भी जानता है कि आप किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं सकते। तीसरी बात, ये अपने ही इतने बोझ से दबे हुए हैं, इतने कारनामों से, इतने कुकृत्यों से दबे हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है। जब ये चीन ने जमीन कब्जाली का आरोप लगाते हैं तो ये आईना देख करके ये बात नहीं कहते हैं, वरना 1962 में और उसके बाद भी कब कब चीन ने किस तरीके से ज़मीनें कब्जाई हैं, या पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट दी है भारत की ज़मीन। 62 के युद्ध में तो, उससे पहले के घटनाक्रम को भी देखें तो तिब्बत चला गया, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्साई चीन का इलाका चला गया, वो पूरा रेशम रूट जो है वो बंद हो गया, इनके सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। और अब ये आरोप लगा देते हैं, सबूत कुछ है नहीं, बिल्कुल। केवल जो इनके धतकर्म हैं उन पर पर्दा डालने के लिए और ये बताने के लिए। अच्छा, ये राफेल वाला भी जो मामला उठाया था, क्यों उठाया था? क्योंकि पिताजी के ऊपर एक कलंक है बोफोर्स का। तो मैं अगर राफेल का आरोप चिपका दूं किसी तरह नरेंद्र मोदी पर, तो हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, ताकि आगे से ये कलंक जो है चिपका ना रहे। तो एक कलंक इनके ऊपर भी चिपका दो। और आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका कि कोई भी आरोप उसी पर चिपकता है जिसकी छवि वैसी होती है। जब नरेंद्र मोदी की छवि ही ऐसी नहीं है तो उन पर आरोप भी नहीं चिपकेगा। तो ये इनको पता है, इनको पता है कि इनका कमजोर पक्ष क्या है। और जो मोदी जी ने कहा है, चलिए आगे आप जब सवाल करेंगी तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। जी। बिल्कुल सर, आपने मोदी जी की याद दिलाई। आज उन्होंने वो जो चाय का बंदोबस्त किया हुआ था लोकसभा के स्पीकर ने, जहां पर सभी सांसदों को आना था क्योंकि आज आखिरी दिन था लोकसभा के सेशन का, लेकिन वहां पर कोई भी विपक्षी नहीं पहुंचा। और एलओपी होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी वहां जाना, वहां पर भी वो नहीं गए थे। तो उनको टारगेट किया पीएम मोदी ने और सीधे सीधे कहा कि उनसे भी अच्छे वक्ता मौजूद है कांग्रेस पार्टी के अंदर, युवा वक्ता, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर उनको बोलने का मौका दिया जाएगा तो राहुल तो अपने आप फीके पड़ जाएंगे। एक्चुअल में किस मुंह से ये चाय पीने के लिए जाते हैं, सवाल तो ये खड़ा होता है ना। आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दी, आपने राज्यसभा भी नहीं चलने दी, आपने लोकसभा भी नहीं चलने दी, आपने विधायी कार्य नहीं होने दिए। विधेयक जो पारित हुए हैं वो भी जिन परिस्थितियों में हुए हैं वो हम आप सब जानते हैं। इन्होंने संसद के बाहर भी ड्रामे किए, वही प्ले कार्ड लेकर के और बैरिकेड के ऊपर से फांदते कूदते हुए। और गर्मी इतनी है जी, कुछ बेहोश होने का नाटक कर रही थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी की और कुछ दूसरे लोग। तो भाई हाँ, जब बस का नहीं है तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे अख्तियार में ही नहीं है, जो तुम कर ही नहीं सकते हो? तो ये सब पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय किया है इन लोगों ने। तो किस मुंह से चाय पीने के लिए जाते? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके ये बात कर सकते हैं या कर सकते थे? क्योंकि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ये चाय की एक औपचारिकता होती है जब सेशन खत्म होता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। तो वहां तो भाई एक बड़ा अनौपचारिक सा वातावरण होता है। तो उसमें क्या नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर के ये बात कर पाते? क्योंकि इन्होंने इस बीच ऐसे ऐसे और धत्कर्म कर दिए। अब वो डोनाल्ड ट्रंप दिन में किस किस को क्या क्या बोलता कहता है। है और किस किस तरह की बातें करता है, ये उसको भी पता नहीं है। उसको भी याद नहीं है कि मैंने 2 दिन पहले पुतिन के बारे में क्या कहा था और आज मैं पुतिन का अलास्का में किस तरीके से तालियां बजा करके स्वागत कर रहा हूं। तो ये तो आप आप डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बात को रिपीट करेंगे कैमरों पर? उसने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। ये क्यों कहा उसने? उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसके चिढ़ने की भी एक पृष्ठभूमि है। तुम्हारी, तुमने क्यों कहा?
और क्या एक सच्चे भारतीय को इस तरह की बात करनी चाहिए? वैसे राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी तो कोविड काल में कुछ तथाकथित अर्थशास्त्रियों के इंटरव्यू किया करते थे और उनसे ये कहलवाते थे कि बहुत बुरा समय आने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बहुत सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, बेरोजगारी बहुत बढ़ने वाली है। इस तरह की बातें करते थे, यानी लोगों को डराते थे बैठ करके, एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे कि किसी तरीके से नौजवान भड़क जाए, सड़कों पर आ जाए मोदी सरकार के खिलाफ। हुआ नहीं। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा है। इन्होंने तो अनेक अवसरों पर 6 महीने बाद लिख करके रख लो, मोदी जी घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, युवक इनको ऐसे डंडे मारेंगे। तो जो आदमी प्राइम मिनिस्टर के बारे में लगातार इस तरह की बदजुबानी कर रहा हो, वो आदमी, और इस सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर भी गए, बहुत महत्वपूर्ण काम निपटा करके आए हैं, और इस सेशन के दौरान भी देश के लिए बहुत गर्व गर्व का एक विषय रहा। शुभांशु शुक्ला लौटे, अंतरिक्ष यात्री, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत भी किया, बहुत अच्छी बातें कही हैं, गगनयान को लेकर के भी बातें हुई हैं। तो इन लोगों को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको और आपके दर्शकों के सामने एक विषय रखता हूँ। जी। ये मोदी जी ही हैं या मोदी जी की टीम ही है, इन्हीं का थिंक टैंक है जिसने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे पॉइंट पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां अधिकांश जनता देश की वो ये अब कहने लगी है कि देश की भलाई का कोई भी काम हो, ये लोग दूसरे पाले में खड़े हुए दिखाई देते हैं। इनको राष्ट्रीय गौरव से मतलब नहीं है, बिल्कुल। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारी विरासत से कोई मतलब नहीं है, हमारे हमारी सनातन परंपरा से कोई मतलब नहीं है। ये जो विदेशी आक्रांता थे, जो मुगल थे, या अभी भी जो अलगाववादी हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन को कोड और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, ये उनको संरक्षण देते हैं। इनको भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर के बनने से परेशानी है, इनको केदारपुरी के पुनर्निर्माण से भी परेशानी है, इनको काशी कॉरिडोर से भी परेशानी है, इनको महाकाल के की भव्यता से परेशानी, सोमनाथ की भव्यता से परेशानी, इनको हर उस चीज से परेशानी है जो भारतीयता से और भारतीय पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई है और हमारे गौरव से जुड़ी हुई है। तो ये एक ऐसे पॉइंट पर ला करके खड़े कर दिए हैं मोदी जी ने कि जहां से ये अब अगर बदलना भी चाहें, बदलने की कोशिश भी करते हैं जब चुनावी मौसम आता है, जनेऊ वनेऊ पहन करके और पूरा त्रिपुंड और वो सार लगा करके कई बार मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं, तो लोग तुरंत कहते हैं कि पाखंडी है, ये धोखेबाज है, ये तो रावण वाली लीला कर रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। हाँ, बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी रक्षाबंधन पे क्या किया इन्होंने। पुरानी फोटो सर, तो कैसी। वो जब वायनाड से जीत करके आई थी इनकी बहन, तो वही मिठाई का डिब्बा और उसी के नीचे एक राखी का फोटो बना दिया। तो अरे भाई, अगर वाकई रक्षाबंधन का विश्वास है, तो बांधी हिंदुत्व क्यों में, सनातन में विश्वास है, सनातन के पर्वों पर विश्वास है, तो बांधते हुए लाइव फोटो दो ना। बिल्कुल। वो नहीं, तो वो चूंकि कर नहीं रहे हैं, खुद को हिंदू मानते नहीं है, बताते नहीं है, प्रचारित नहीं करते कि नुकसान हो जाएगा, मुसलमान ना बिदक जाएं, ईसाई ना बिदक जाएं, दूसरे अल्पसंख्यक ना बिदक जाएं। तो ये ऐसी जगह ला करके खड़े कर दिए हैं। और दूसरे, इन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दल ऐसी जगह लाके खड़े कर दिए, वो ऐसे फंस गए हैं कि वो इनके चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। जब भी सेशन आता है पार्लियामेंट का, उनकी मजबूरी होती है कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी पार्टी है,
उसके द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हो जाओ, फ्लोर मैनेजमेंट कर लो, और जो ऐसे मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दे, जिन पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है या थोड़ा जी। हल्ला मचाया जा सकता है, तो उस पर एक साथ कर लो। उसका कांग्रेस पार्टी बड़ी शातिराना तरीके से इस्तेमाल करती है अपने पक्ष में और राहुल गांधी की लीडरशिप को स्टेब्लिश करने में। वरना मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, यहाँ तक के अखिलेश यादव, कई लोग जो हैं वो राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते रहे हैं, और लेकिन एक बार तो इंडी अलायंस का नेतृत्व परिवर्तन करने की भी मुहिम बात कर, चलाई गई थी। तो ये सब चीजें हम भूल नहीं सकते, लेकिन उनको भी कांग्रेस ने फांस के रखा हुआ है। तो देश की राजनीति बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है इस समय। बिल्कुल सर, और शायद इसीलिए वो जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी को ये वोटर अधिकार यात्रा की बजाय हज यात्रा कर लेनी चाहिए। और ये उनका मानसिक दिवालियापन है जो सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी की सरकार है। अगर उनको ऐसा लगता है तो सबसे पहले तो उनको अपनी सांसदी छोड़नी चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहा है, कांग्रेस छोड़कर आए नेता ही बोल रहे हैं ना। मेरे विचार से शुरुआत हो गई है। जो सीएसडीएस के संजय कुमार थे, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो नागपुर में गया। दर्ज हुआ है और एक दिल्ली में दर्ज हुआ है। दिल्ली में एक वकील साहब जिंदल, उन्होंने सीधे अदालत में दर्ज कराया है। तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो गई है अंजू जी। और केवल संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है जब मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारों को इसमें इनिशिएट करना पड़ेगा, और जो भी चुनाव आयोग पर बहुत उकसाने वाले, भड़काने वाले और लोगों को भ्रमित करने वाले आरोप लगा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं या देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी है या कोई भी है, उन सबको बुक किया जाना चाहिए। इनको अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इनसे कहना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं साबित करिए, बिल्कुल और साबित अगर नहीं करते हैं तो इनको अंदर भेजना चाहिए। फिर सर। कोई रहम नहीं होना चाहिए। सर ये सबूत मांगो गैंग है ना, हर बात पर सबूत मांगते हैं। तो इनसे भी सबूत मांगे जाने चाहिए। सबूत नहीं है तभी तो हलफनामा लिखकर चुनाव आयोग को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे सिर्फ 2 ही मामले दर्ज हुए संजय कुमार के खिलाफ, मुझे तो लगता है जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आप याद कीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में एफआईआर दर्ज कर दी थी। तो वैसे ही एफआईआर इनके खिलाफ भी होनी चाहिए ताकि चक्कर काटें ये भी अलग अलग जगह के। इनको पता तो चलना चाहिए कि लोगों को कैसे गलत डेटा देकर उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की और चुनाव आयोग पर शक करने की वजह दी है। और उन्हीं के रिसर्च को लेकर तो राहुल गांधी घूम रहे हैं सर। वो जो कह रहे थे मैंने 6 महीने लगाकर रिसर्च किया, वो कुछ नहीं किया धरा, वो सारा किया धरा संजय कुमार का ही है। तो ये पोल पट्टी खुलनी चाहिए सर। चलिए देखते हैं कि अब एफआईआर दर्ज हुई है तो आगे चलकर क्या होता है और कौन कौन लोग इसके दायरे में आते हैं। लेकिन सर इस विषय पर आपने बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम।